नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो अपने 2 वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले देखा था संसद की संरचना गठन पढ़े थे। उसके बाद ये इसके 3 अंग है जिसमें हमने पीछे वाले वीडियो में राज्यसभा का अध्ययन किया था। आज हम इस लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज लोकसभा। आज हम बात करेंगे लोकसभा में। देखो, लोकसभा का अनुच्छेद 81 लोकसभा के संगठन गठन, लोकसभा का संगठन गठन संरचना, ये सब चीजें हमें अनुच्छेद 81 में दी गई है। क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा के गठन व संरचना, लोकसभा के गठन व संरचना। ठीक है, कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन व संरचना के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। लोकसभा को हम अन्य नामों से देखते हैं। नंबर 1, लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं इसे हम? लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, और प्रथम सदन। लोकसभा को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं? लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन। ठीक है, अब हमने चर्चा करते हैं कि लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहने का तात्पर्य है कि लोगों का सदन, लोगों का सदन अर्थात जनता का सदन, मतलब लोगों का सदन या जनता का सदन। ये इसलिए कहते हैं कि ये लोगों का सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से लोकसभा के सदस्य चुनकर इसके मेंबर बनते हैं, तो वे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेते हैं, इसलिए लोगों का सदन जनता का सदन है। दूसरी बात हम चर्चा करते हैं अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसको कभी भी विघटन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पे। ओके, और पिछले हमने पढ़ा था कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं निम्न सदन। निम्न सदन इसलिए कि इसमें एज फैक्टर लेते हैं कि इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। प्रथम सदन इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि डायरेक्ट आते हैं। लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, पहला सदन मानते हैं। ठीक है, ये थे लोकसभा के नाम। लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन। अब हम जानते हैं कि लोकसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकसभा को अंग्रेजी में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल। 14 मई 1954। ये देखो क्या है कि लोकसभा को मूल संविधान में हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे। 14 मई 1954 से हमारे संविधान में इसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं कि हाउस ऑफ पीपल इंग्लिश का जो नाम वो मूल संविधान में था, और आज 14 मई 1954 के बाद इसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ। लोकसभा का गठन किस तारीख को हुआ था? लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। इसका प्रथम गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की इसकी बैठकें कब से स्टार्ट हुई? प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। कब हुआ? लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 से। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन मतलब बैठकें कब स्टार्ट हुई? 13 मई 1952 से। और अपने आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव, फर्स्ट आम चुनाव की अवधि है, ये हुए थे अपने 1951 से
1952 के बीच। ये लगभग है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, लगभग 4-5 महीने ये चुनाव चला था। इस आम चुनाव होने के बाद लोकसभा का गठन किया गया 17 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952। ठीक है, तो एक बात और है कि लोकसभा का जनक कौन है, ये भी अपना जानना बहुत जरूरी है कि लोकसभा का जनक किसे कहते हैं। लोकसभा का जनक हम कहते हैं जीवी मावलकर। जीवी मावलकर लोकसभा के जनक है जीवी मावलकर, इन्हें लोकसभा का पिता भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा क्या, इसे पूरे संसद के निर्माण का जो दोनों सदन है उनका जनक भी इसे जीवी मावलकर को जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा में बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इनकी भूमिका थी। तो ये अपना लोकसभा के बारे में शुरू का टॉपिक है कि लोकसभा के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन व संरचना, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। ये नाम अपने संविधान में कब दिया गया, 14 मई 1954 से। और लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952। प्रथम आम चुनाव लोकसभा कब हुए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। और लोकसभा के जनक कहते हैं हम जीवी मावलकर को। आगे हम देखते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा में सीटें, मूल संविधान में सीट बात करते हैं। सीट मूल संविधान में कुल सीटें, मूल संविधान में कुल सीटें, मूल संविधान में अपने सीटें थी 500। कितनी सीटें थी, 500। परंतु प्रथम चुनाव 489 सीट पर ही हुआ। फर्स्ट लोकसभा का चुनाव 489 सीटों पर ही हुआ था, ये याद रखना है। और आज कुल अधिकतम सीटें 552 हैं। कितनी है, 552 है। लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें हैं 552। कुल अधिकतम सीटें हैं अपने पास 552। उसको अपने 3 भागों में बांटते हैं आज। देखो 552 में सीटें हैं 530, 20, 2। ओके, टोटल 552, 530, 20, 2। 530 है राज्यों से, 530 है राज्यों से, 20 है संघ शासित से। ये अधिकतम सीटें हैं 20 संघ शासित से, और 2 है आंग्ल भारतीय। तो अपने देखते हैं 552 सीटों में से 530 राज्य से 20 सीटें अधिकतम हो सकती है संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, और 2 होते हैं आंग्ल भारतीय। यहां देखो 530 जो सदस्य चुनकर आते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव से, किस चुनाव से, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचन होता है उनका, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचन। और वो निर्वाचन करते हैं हम लोग खुद वोट डालकर जिस सदस्य संसद का सदस्य बनाते हैं वो उन राज्यों से इस यहां प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार भी संघ शासित क्षेत्र में भी डायरेक्ट वोट, डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव की अपनी पद्धति का नाम है पास्ट द पोस्ट। ठीक है, इस पद्धति का नाम है अपना फास्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब है कि जिसको सबसे अधिक वोट या मत, जिसको सबसे अधिक मत वो विजेता। ओके, कि राज्यों के 530 और संघ शासित क्षेत्र के 20, जिसमें कितनी भी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उन टोटल में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचन होता है, आम जनता द्वारा वोट डाले जाते हैं। और वो कौन सी पद्धति से जानते हैं, फास्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको अधिक मत मिले वो ही विजेता होगा। ओके, ये था अपना प्रत्यक्ष चुनाव। तो और यहाँ पे 2 आंग्ल इंडियन हैं, इनको अनुच्छेद 331
अनुच्छेद 331 के तहत इनका यहां पर मनोनीत किया जाता है बाई राष्ट्रपति के द्वारा। कब? जब राष्ट्रपति को ये लगे कि जो ये इतने सदस्य चुनकर आए हैं इनमें अगर कोई आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति यहां पर उसको दो मनोनीत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस समय यूरोप का, ब्रिटिश शासन का अपने पे प्रभुत्व था, तो उनके कुछ मेंबर सदस्य जो यहाँ इंडिया में रह गए तो उनको मतलब स्थान देने के लिए दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। और इसमें वर्तमान में 2019 में आरक्षण को इसके आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस चीज के आरक्षण को 2019 के आरक्षण में नहीं बढ़ाया गया है। ये आने वाले टाइम में 2 सीट खाली हो सकती है। ओके, अब ये तो थी 552 अधिकतम सीटें। अब अपने स्ट्रक्चर समझते हैं वर्तमान सीट। क्या समझते हैं? वर्तमान सीट। वर्तमान सीट देखो अपने पास, वर्तमान सीट है अपने पास 545। कितनी है? 545। इसमें से 524, 19 और 2 इसको मान सकते हैं। 524 रह गए राज्य, ये हो गए संघ राज्य, ये आंग्ल भारतीय। ये सीटों को मैंने इस प्रकार क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 31 अक्टूबर 2000 को जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर पहले कहां था? यहां था। तो यहां से जम्मू कश्मीर की सीटें थी 6, तो वो सीटें 6 यहां से क्या हो रही है? आज के टाइम में कितनी कम हो रही है? 6। ये अपनी लोकसभा है अपनी 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुए थे तब इन्हीं सीटों पर 530 राज्यों से थे। जम्मू कश्मीर उस समय राज्य था। आज के टाइम जम्मू कश्मीर क्या है? एक संघ राज्य है। तो यहां 6 सीटें थी, 6 सीटें क्या हो गई? कम, और वो 6 सीटें यहां आकर जुड़ गई। तो जब चुनाव हुए तब सीटें थी अपने संघ शासित की अधिकतम 20 है और निर्वाचन हुई थी 13, और यहां आके 6 जुड़ गई तो टोटल सीट हो गई अपने 19। और ये 2 आंग्ल भारतीय अभी तक रिकत पड़े अपने। तो ये था स्ट्रक्चर आज का वर्तमान का। अपने मानते हैं जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को यूटी संघ शासित प्रदेश बनाने के बाद ये स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, ये सीटें टोटल थी। अब इसमें आगे देखते हैं कि किस राज्य में अधिकतम सीटें कितनी है। ठीक है, मूल संविधान में अपने कुल सीटें थी 500, परंतु चुनाव हुआ था 489 पे और कुल अधिकतम सीटें हैं 552। ओके, सबसे अधिकतम सीटें किस स्टेट में? सबसे अधिकतम सीट किस स्टेट में? उस स्टेट का नाम है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80। ओके, अब अपने ज्ञात करते हैं सबसे न्यूनतम सीटें। सबसे न्यूनतम सीटें, इसके अंदर 9 स्टेट आते हैं जिसमें से 3 राज्य और 6 संघ राज्य। ओके, और उनमें सीट है 1। ठीक है, सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश में 80, सबसे न्यूनतम सीटें हैं 9 स्टेट आते हैं, 3 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश जिनमें 1-1 सीट है। और अब आपको बता देता हूं सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर क्षेत्र, लोकसभा में सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर क्षेत्र है अपना लद्दाख, और सेकंड नंबर पर अपना राज्य का आता है नंबर बाड़मेर का, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर है जो बाड़मेर में शामिल है। ये फर्स्ट सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका लोकसभा के अंदर, और बाड़मेर है दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया के ऊपर। ओके, अब अपने बात करते हैं लोकसभा सीटों की आरक्षण पर, रिजर्वेशन। ठीक है, आरक्षण की चर्चा करते हैं। तो आरक्षण पे अपने देखते हैं एससी और एसटी को कितनी सीटें हैं। एससी के पास अपनी सीटें हैं 84, कितनी है? 84, और एसटी के पास सीटें हैं अपने पास 47। ये ऑल इंडिया पर है। इन दोनों में किन में? संघ और राज्य
दोनों के अंदर ये रिजर्वेशन है, एससी में 84, एसटी में 47 और अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब जनरल सीट, वहां से कोई चुनाव लड़ सकता है, अनारक्षित है पीछे 412। ओके, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित सामान्य 412। ठीक है, अब एससी देखते हैं सबसे अधिक कहां है। एससी सबसे अधिक, वही बात आ गई, सबसे ज्यादा यूपी में थी तो यहां भी है यूपी, और वो भी कितनी सीटें हैं, 17। एससी की सबसे अधिक सीटें हैं यूपी 17, और एसटी की सबसे अधिक है एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश 06 सीट। ओके, आरक्षण एससी 84 सीटें, एसटी के 47, अनारक्षित 412, और सबसे अधिक यूपी में 17, एमपी में 6 सीटें। ठीक है, 300 आर्टिकल अपना 330 में बताया गया है कि लोकसभा के अंदर इसको आरक्षण दिया गया है, एससी और एसटी को लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। और अभी मैं एक को आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखा के बाद बता देता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक 126वां जो अधिनियम बना 104 नंबर, अधिनियम 104 नंबर, ठीक है, दिसंबर 2019 में इस आरक्षण की अवधि को, इसके आरक्षण की अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है, 25 जनवरी 2023, मतलब 80 वर्ष। देखो क्या है, संविधान संशोधन विधेयक 126वां, जब तक विधेयक पास नहीं होता रखा जाता है तो विधेयक कहते हैं 126वां। जब अधिनियम पारित हो जाता है, जब संशोधन पारित हो जाता है तो उसका नाम बन जाता है अधिनियम, वो है अपना 104वां। ये हुआ था दिसंबर 2019 में पारित, और उसमें हुआ था एससी एसटी को 25 जनवरी 2023 80 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों में आरक्षण बढ़ा दिया गया है, और यह आंग्ल भारतीय में इसके आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर सबसे बड़े कार्यकाल वाली लोकसभा कौन सी है और सबसे छोटे कार्यकाल वाली कौन सी है। तो सबसे बड़ा कार्यकाल अवधि लोकसभा की, सबसे बड़े कार्यकाल की अवधि 5th 1971 से 77, और न्यूनतम कार्यकाल वाली है 12th 12वीं 1998 से 1999, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं। याद रखना, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं 2019 से। कब से चल रही है, 2019 से, ये लगभग 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये थे अपने ये सबसे बड़े कार्यकाल की अवधि वाली 5वीं और न्यूनतम कार्यकाल वाली 12वीं और 17वीं लोकसभा अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि इसके कार्यकाल कितना टाइम है, कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः, लोकसभा के सदस्य का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का हमने पढ़ा था वो होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष। परंतु अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब इसके कार्यकाल में कमी बढ़ोतरी दोनों ही हो सकते हैं, इसका कार्यकाल बढ़ भी सकता है। यही हुआ था 5वीं लोकसभा के अंदर, इसलिए वो बड़ी लोकसभा है। ठीक है, ये कार्यकाल। अब इसके अंदर गणपूर्ति कितनी होनी, गणपूर्ति कुल सीट का 10%। आज वर्तमान में कुल सीट अपने पास है
545। 545 का 10% मतलब 55 सदस्य होने पर ही इसकी बैठक शुरू हो सकती है। पढ़ते हैं इसके सदस्यों की योग्यताएं, सदस्य की योग्यताएं या निर्हरताएं, योग्यताएं या निर्हरताएं, ओके। सदस्य योग्यता पहली आपने तो ये पढ़ी हुई है कि भारत का नागरिक हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, यही राज्यसभा में था, वही हमने पढ़ा था। सेकंड, एज लिमिट, एज 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष के बाद ही सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड, वही पागलपन का शिकार न हो, पागलपन का शिकार न हो, दिवालिया घोषित न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तो देखते हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, एज 25 वर्ष, पागलपन का शिकार नहीं हो, ऐसी वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, दिवालियापन, उस पर किसी बैंक का कर्जा नहीं होना चाहिए, अगर बैंक का कर्जा उस पर निर्धारित है तो वह दिवालियापन की श्रेणी में आता है, इसका सदस्य नहीं बन सकता, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो 2 गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, उसे राज्य लोकसभा सदस्य का भी वेतन मिले और उसे दूसरी साइड से भी वेतन मिले तो वह इसको बर्खास्त किया जाता है। इन सभी चीज़ों जो ये तीनों चीज़ें, इनकी जांच राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहायता से करता है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति इनको बर्खास्त या हटा सकते हैं। तो यहाँ पे बात आया था लाभ के पद पर ना हो, ये थी योग्यताएं। तो एक वेतन का नाम आया था, तो अपने देख लेते हैं लोकसभा के सदस्य का वेतन अभी वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रति माह बताया गया, लोकसभा सदस्य के का वेतन बताया गया 1 लाख रुपए प्रति माह, और उसको अन्य सुविधाएं, भत्ते सुविधाएं वो अलग से, मासिक खर्चा, कार्यालय खर्चा, परंतु उसका वेतन है 1 लाख माह। और अभी कोरोना वायरस के चलते हुए संसद के अंदर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इनके वेतन पर कटौती की गई है, इनके वेतन में पूरे साल के लिए कटौती की गई है, इसके हिस्से का वेतन काटा जाएगा, जो 1 लाख रुपए प्रति माह है इसके अंदर कटौती होगी। ये वर्तमान की न्यूज़ है, आने वाले टाइम में इसको भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं अपने, ये तो थी योग्यताएं। अब देखते हैं जब ये सदस्य बनते हैं, जब अपना निर्वाचन आयोग को अपना फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए एक शर्त होती है जमानत राशि, उसके लिए क्या शर्त होती है? जमानत राशि। जमानत राशि रखी गई है जनरल मतलब सामान्य, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सामान्य कैटेगरी से आता है उसके लिए 25,000 रुपए, कितनी है? 25,000 रुपए। और जो आते हैं SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनके लिए है 12,500 रुपए, ओके। और चुनाव खर्च की सीमा, ये चुनाव लड़ते हैं तो इनके लिए चुनाव खर्च की सीमा रखी है, इससे ऊपर ये चुनाव खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च करते हैं तो निर्वाचन आयोग इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। 70 लाख रुपए, कितनी सीमा रखेगी है? 70 लाख रुपए। और विधानसभा में इसकी सीमा है 28 लाख रुपए। और ये तीनों चीजें राज्यसभा में नहीं है, क्योंकि वहां पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर इसकी है, ओके। और ये हमने पढ़ा था जमानत, ये जब्त कब होती है भाई? जब्त, जमानत जब होती है जब कुल वेद मतों का 1/6 भाग मत न मिले, 1/6 भाग मत न मिले। मतलब टोटल वोट थे अपने पास 12, टोटल वोट थे अपने पास 12, मतलब एक न्यूमेरिकल है, उसमें से 10 वोट डालते हैं, ये 12 नहीं, जो 10 वोट डाले गए हैं, इस 10 का 1/6 भाग उसको प्राप्त करना ही होगा।
वरना उसकी जमानत क्या हो जाती है, जब्त। अब हम लोकसभा के पदाधिकारियों का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। अब लोकसभा का पदाधिकारियों का उसमें क्या होता है, उसमें सभी पदाधिकारी अपने लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन का नेता और सदन में विपक्ष का नेता, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर काफी काम का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए लोकसभा के अंदर आज वर्तमान में हमारे पास वर्तमान की जो सीटें चल रही है वो कितनी है, 545, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। ये अपना क्लासरूम है, ओके। ये देखो मैंने अपना क्लासरूम बना दिया। इस क्लासरूम में आप बैठे हो, ओके। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके सामने ही होगा। ये सीट है मेरी, ओके। ये आप बैठे हो, ये मैं बैठा, मतलब ये लोकसभा के सदस्य बैठे हैं सारे। जैसे आप मुझे देख रहे हो 300 लोग मुझे देख, 300 आप यहां बैठे, परंतु लोकसभा के सदस्य 545 यहां बैठते हैं। अब मैं आपका पढ़ा रहा हूं तो आपका मुख्य हूं। इसी प्रकार लोकसभा का जो मुख्य है उसको कहते हैं लोकसभा स्पीकर। क्या कहते हैं उसे, लोकसभा स्पीकर। समझ में आया कि ये लोकसभा के सदस्य हैं, इनके सामने इनकी गतिविधियों, इनकी प्रक्रिया को चलाने वाला जो ये मुख्य है, ये लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। समझ में आ गया। और लोकसभा स्पीकर जो थे, ठीक है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, प्रथम, भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे, अपने पहले ही नाम पढ़ा था, लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर, याद रखना, ठीक है ना। इनकी बहुत भूमिका थी इस लोकसभा के निर्माण में। और वर्तमान के अंदर लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वर्तमान में है ओम बिरला। ये तो जानते होंगे आप। इनसे अपना रिलेशन इसलिए है कि ये अपने राजस्थान के कोटा क्षेत्र से है, ये अपने राजस्थान के कोटा क्षेत्र से इसके सदस्य है और वर्तमान में ये लोकसभा के स्पीकर है, 17वीं लोकसभा के। अब अपने इस चर्चा करते, इस ये क्लासरूम है। पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था क्लासरूम में होने के लिए एक मॉनिटर की आवश्यकता रहती है, ठीक है। ये क्लासरूम है तो इसके अंदर एक क्या होगा, मॉनिटर, जिसको कहते हैं हेड। हेड मतलब लोकसभा में सदन का नेता, लोकसभा में सदन का नेता। तो सदन का नेता कौन होता है ये मैंने आपको राज्यसभा में बताया था। और लोकसभा में तो डेफिनेटली है कि जिसकी सरकार होगी, जिस पार्टी की बहुमत होगा उसी की सरकार होगी, तो जिसकी सरकार होगी उसी का ही सदन में नेता होगा। और सदन में लोकसभा का नेता आपको पता है किसको रखा जाता है, पीएम, प्रधानमंत्री को। किसको रखा जाता है, प्रधानमंत्री को। तो अब आपको डेफिनेटली पता होगा कि 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए नरेंद्र मोदी। एक बात मैं आपको अलग से बताता हूं, यह सदन का नेता प्रधानमंत्री कब नहीं होता, जब सदन के अंदर अपने सदन कितने हैं, तो कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा। ये लोकसभा से अगर निर्वाचित है तो प्रधानमंत्री होता है आमतौर पर। अगर यह राज्यसभा से होता है तो प्रधानमंत्री इसका सदन का नेता नहीं होता। अगर राज्यसभा से सांसद है तो यह इस सदन का नेता नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, ओके। जब लोकसभा से हो तो सदन का नेता होता है। तो मॉनिटर के विपक्ष तो पक्का होगा, ये होगा, ये सदन, तो सदन के क्या होगा, विपक्ष, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता वो होता है, मैंने बताया था 1950 के संविधान में कोई निर्धारित नहीं था कि किस पार्टी को कितनी सीट है, कौन सी पार्टी का बनेगा, परंतु 1977 में यह निर्धारित हो गया था कि कुल सीटों का 10%, कुल सीट अपने पास है 545 वर्तमान में, उसका 10% मतलब जिसके पास कम से कम 55 सीट लोकसभा में है वही विपक्ष का नेता होगा। अगर जिसके पास 55 सीटें नहीं है वो विपक्ष का नेता नहीं है। तो करंट न्यूज ये है कि आपको 16वीं भी लोकसभा में किसी भी पार्टी को 55 सीट नहीं आई थी। सिर्फ सदन में जो नेता था बीजेपी सरकार में थी, उसके विपक्ष में किसी भी पार्टी को 55 सीटें नहीं आई थी। तो उस 16वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था।
और 17वीं लोकसभा जो अभी वर्तमान में चल रही है इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें कांग्रेस को अधिकतम जो ऊपर की पार्टी थी उसको सीट आई है 52 और हमें कितनी सीटें चाहिए 55। तो ये 55 सीटें नहीं है, इसलिए इसके अंदर दोनों दूसरी बार ये चल रहा है कि विपक्ष का नेता की सीट खाली पड़ी है। ओके, ये दोनों सहमत है। तो विपक्ष का प्रथम नेता थे, आपको मैं बता देता हूं, राम सुभग सिंह। कौन थे? विपक्ष के प्रथम नेता थे, फर्स्ट राम सुभग सिंह हैं 1969 में विपक्ष के प्रथम नेता थे। और 16वीं सत्र में वर्तमान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि उनके पास 55 सीटें नहीं है। ओके, अब एक बात और बता देता हूं आपको, लोकसभा स्पीकर हो गया। एक लोकसभा स्पीकर के अंदर लोकसभा स्पीकर को सहायता देने के लिए एक होता है उपाध्यक्ष। ये लोकसभा का स्पीकर इन सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही बनाया जाता है, उसी प्रकार भी इसी बहुमत से उपाध्यक्ष का बनाया जाता है। तो उपाध्यक्ष, अपने प्रथम उपाध्यक्ष थे फर्स्ट एम अयंगर। कौन थे? एम अयंगर। और एम अयंगर थे उपाध्यक्ष। ये क्या काम करता है? जब लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार उपाध्यक्ष के पास होता है। और इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र देता है अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सॉरी, किसको देता है त्याग पत्र? लोकसभा का अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। समझ में आई बात कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। ओके, ये इसके 4 थे। और एक अलग से आया है जिसका संविधान में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, परंतु उसको हम भूमिका में होता है, जिसका नाम आपको मैं बताता हूं, प्रोटेम स्पीकर। क्या नाम है उसका? प्रोटेम स्पीकर। देखो, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर होगा। ये परंपरा से माना जाता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम की जिस प्रकार से अपने 17वीं लोकसभा की बात करते हैं, 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी की सरकार बहुमत में आई। बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलानी है, जो सदस्य उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति अपने भवन में बुलाकर शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति अपने भवन में बुलाकर शपथ दिलाता है। किस चीज की? सिर्फ लोकसभा के सदस्य की, न कि प्रोटेम स्पीकर की। उससे शपथ किसकी दिलाई जाती है? सदस्य की, परंतु उसे प्रोटेम स्पीकर माना जाता है, क्योंकि बाद में ये प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। सभी सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये इसका कार्य है कि ये सभी प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ओके, और ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है वरिष्ठता के आधार पर। अमूमन देखते हैं अपने वरिष्ठता के आधार पर, और लगभग ये पूरा फिक्स नहीं है, कई बार के वरिष्ठ के अंदर भी 1 2 3 4 से नीचे के क्रम को भी उठा लिया जाए। वर्तमान मतलब 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह। ये है एमपी से, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में अपने हैं, वर्तमान के थे 17वीं लोकसभा के अंदर वीरेंद्र सिंह हैं। इनको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई थी और इन्हीं के द्वारा सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। तो ये अपने लोकसभा के पदाधिकारियों के स्ट्रक्चर थी, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। वर्तमान में अध्यक्ष अपने ओम बिरला, और ये एक क्लास है जिस प्रकार से लोकसभा, तो लोकसभा क्लास की तरह क्लास में मॉनिटर है, तो लोकसभा में भी सदन का नेता होगा। सदन जिसकी बहुमत से सरकार होगी उसका सदन का नेता है, अमूमन प्रधानमंत्री होता है जब वह लोकसभा से निर्वाचित होता है। अगर राज्यसभा से है तो अदर नेता को मनोनीत किया जाता है इस पद के ऊपर। और सदन के हमेशा विपक्ष होता है, एक विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष के लिए एक शर्त रख दी है 1977 में कि 545 का 10% 55 सीटें होनी अनिवार्य है। अगर 55 सीटें नहीं हैं तो विपक्ष का नेता नहीं बन सकता है। 17वीं विधानसभा में सबसे अधिक सीटें थी कांग्रेस को, वो थी 52, इसलिए कोई भी विपक्ष का सदस्य नहीं, विपक्ष का नेता नहीं है। ये था लोकसभा के सदस्यों का, पदाधिकारियों का स्ट्रक्चर। अब छोटी सी बात है, लोकसभा की शक्तियां हैं, एक वो टॉपिक और पढ़ लेते अपने। देखो तो लोकसभा की शक्तियां,
लोकसभा की शक्तियां क्या है? देखो, लोकसभा में सरकार के खिलाफ विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियंत्रण में, ठीक है। इसमें ये विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव होते हैं, इसकी वजह सरकार के खिलाफ ला सकते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर कंट्रोल होता है लोकसभा का, कि अगर सरकार में कोई गलत कार्य हो रहा है या उसके पास बहुमत नहीं है तो अपने उसको विश्वास मत के लिए भी कह सकते हैं, अविश्वास मत के लिए भी कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, एक है अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। ये कब होता है? जब लोकसभा से साधारण विधेयक को पास कर दिया जाता है और राज्यसभा से उसको मंजूर नहीं किया जाता और 6 महीने हो जाए उसको, ये तो लोकसभा के लिए करना चलते हैं। अर्थात किसी एक सदन से पारित करने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक पारित नहीं करता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है भाई? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता इसकी करता है लोकसभा का स्पीकर, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। ओके, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। आज तक संयुक्त अधिवेशन 3 हो चुके हैं। मैं थोड़े उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वो है 1961, 78, 1900 और 2002। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये किस संयुक्त अधिवेशन होता है? साधारण विधेयक पर। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अब नेक्स्ट शक्ति इसकी अनुच्छेद 110। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में पेश। राज्यसभा सिर्फ इसको 14 दिन रोक के रख सकती है। 14 दिन के बाद अपने आप, अगर लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद अपने आप ये पारित हो जाता है। ये लोकसभा की सबसे बड़ी शक्ति है। बजट भी लोकसभा में रखा जाता है, ये बजट भी इसकी शक्ति है। ये देखो, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा के नियंत्रण में है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। साधारण विधेयक के ऊपर दोनों में से एक सदन पारित कर दे, दूसरा नहीं करे, तो राष्ट्रपति इसको सदन का अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। इसमें राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता, अर्थात उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट है उसको भी हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अब हम देख लेते हैं, ये लगभग लोकसभा की शक्तियां हैं। और भी लोकसभा की शक्तियां हैं, वो भी अगले टॉपिक में अपने पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है, अपने संसद के स्तर देख लेते हैं कि संसद के कितने स्तर है। संसद के 3 स्तर है जी। संसद के स्तर कितने हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट स्तर स्टार्ट होता है 1 फरवरी, 15 जुलाई, 4 नवंबर, या दीपावली का सीजन होता है। दीपावली हो तो दीपावली के जस्ट चौथे दिन बाद, दीपावली के चौथे दिन बाद ये शीतकालीन सत्र रखे जाते हैं। तो ये संसद के 3 स्तर है। इसमें एक बात बताता हूं कि राष्ट्रपति 1 वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति 2 बार अधिवेशन, मतलब 2 बार सत्र बुलाएगा, अधिवेशन बुलाएगा। और इंपॉर्टेंट बात नोट लगा के, पहले सत्र के अंतिम दिन, पहले सत्र के अंतिम दिन, दूसरे सत्र के
पहले दिन के बीच अधिकतम समय है 6 माह। 6 माह से अधिकतम समय नहीं हो सकता। 6 माह के अंदर अगर पहले सत्र के अंतिम दिन के बाद दूसरा सत्र स्टार्ट हो, उसके बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा राष्ट्रपति दूसरा सदन बुलाने को कहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात इसकी ध्यान रख लेना। और इनके सदस्यों की निर्योग्यता अनुच्छेद 103 में दी गई है। 103 में सदस्यों की निर्योग्यता है, मतलब उनके खिलाफ कोई पागलपन शिकार जो भी है तो वो अनुच्छेद 103 के अंदर है। और एक बदल एक है सदस्यों के बीच में, बता देता हूं, बीच में पहले रह गया था दल बदल कानून। दल बदल कानून ये 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के तहत अगर कोई सदस्य, लोकसभा का सदस्य दल बदल करता है तो वह अयोग्यता के आधार पर करार दिया जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये लगभग लोकसभा के बारे में प्रमुख बातें थी जो मैंने बता दी। अंतिम में इसका सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंतिम में इसका सारांश क्या है कि देखो कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। देखो लोकसभा है का गठन और संरचना है अनुच्छेद 81। कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः। एक आपको बता देता हूं, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और एक बात पहले बीच में रह गई थी, तो वो नोट ये है कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले वैश्विक मताधिकार जो हम लोग हैं, हमारी पहले आयु निर्धारित थी 21 वर्ष। कम से कम 21 वर्ष आयु वाला ही वोट डालता था, परंतु इस संविधान के तहत इस आयु को कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतदाता इनके सदस्यों को चुनने में अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, ये अपनी बात बीच में पहले रह गई थी। तो ये लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था संसद, तो संसद के पार्टों को समझा, फिर संसद का पहला अंग था राज्यसभा को हमने रीड किया, उसके बाद हमने लोकसभा को रीड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने राष्ट्रपति के बारे में रीड करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये लगभग अपना लोकसभा का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जिसने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।